यूनिवर्स के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट्स की बात की जाए तो बेशक स्टार्स का नाम जरूर आएगा। तारे ही होते हैं जो यूनिवर्स में लाइट और हीट एंड एनर्जी अपने अंदर से बाहर की ओर एमिटेड करते हैं और इनसे निकलने वाली लाइट एंड हीट एनर्जी के कारण ही इनके चारों ओर घूम रहे हैबिटेबल प्लैनेट्स पर जीवन की शुरुआत होती है। एग्जाम्पल के लिए आप हमारी सन को ही ले सकते हैं। यह हमारी सोलर सिस्टम का एक स्टार है जिससे निकलने वाली लाइट एंड हीट एनर्जी के कारण इसके हैबिटेबल जोन में मौजूद हमारी पृथ्वी पर जीवन हो पाया है और हमारी पृथ्वी हमेशा सन को सभी सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स और ऑब्जेक्ट्स के साथ ऑर्बिट करती रहती है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी पर अलग अलग तरह के मौसमों का जन्म होता है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि जब हमारी पृथ्वी हमारे सन को ऑर्बिट कर रही है तो क्या हमारा सन एक जगह स्टेबल है या ये भी किसी को ऑर्बिट कर रहा है? क्योंकि हमें आकाश में सारे तारे तो स्टेबल दिखाई देते हैं, तो आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि क्या यूनिवर्स में मौजूद सभी स्टार्स एक जगह स्टेबल हैं या फिर ये भी किसी को ऑर्बिट करते हैं। चलिए पहले तारों के बारे में जान लेते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी पर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में हर 18 दिन में एक तारे का जन्म होता है। इनमें ज्यादातर ऐसे तारे होते हैं जिनका आकार हमारे सूर्य के लगभग बराबर होता है और इनमें सबसे ज्यादा तारे हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के करीब जन्म लेते हैं। सभी तारे अपने जीवन की शुरुआत नेबुला नामक धूल के बादल के रूप में करते हैं। ज्यादातर तारे 70% हाइड्रोजन और 28% हीलियम से बने होते हैं और किसी तारे में मौजूद हाइड्रोजन ही उस तारे का फ्यूल होता है, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन में फ्यूज करने के बाद वह हीलियम में और हैवी मेटल्स में बदलता है, जिसमें लाइट एंड हीट एनर्जी बनती है जो कोई तारा अपने आसपास मौजूद प्लैनेट्स और यूनिवर्स में छोड़ता रहता है। किसी तारे में मौजूद हाइड्रोजन की मात्रा ही ये तय करती है कि तारे की चमक और हीट एनर्जी कितनी होगी। इसके अलावा वह कितने समय तक एक तारा बनकर रहेगा। ज्यादातर बड़े आकार वाले तारे अपने हाइड्रोजन को बहुत तेजी से खत्म करते हैं, जिसके कारण उनकी उम्र छोटे तारों की तुलना में कम होती है। एग्जाम्पल के लिए UY स्कूटी नामक एक तारा सूर्य से 1700 गुना बड़ा है और 4 लाख गुना अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, लेकिन इसकी एज कुछ लाख वर्षों तक ही सीमित है, जबकि सूर्य अभी भी 5 बिलियन ईयर्स तक जीवित रहेगा। UY स्कूटी अपना हाइड्रोजन इतनी तेजी से खत्म करता जा रहा है कि यह तारा कभी भी सुपरनोवा में बदल सकता है। जब भी ऐसा होगा यह सूर्य और चंद्रमा के बाद आकाश की सबसे चमकीली चीज होगी और दिन में भी दिखाई देगी। सुपरनोवा में बदलने से पहले तारे रेड जाइंट में बदल जाते हैं और मिलियन ईयर्स तक इसी स्टेज में रहते हैं, जिसके बाद सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद व्हाइट डॉर्फ या ब्लैक डॉर्फ में बदल जाते हैं, या फिर अगर इनका साइज हमारे सन से कई हजार गुना होता है तो ऐसे में यह न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल भी बन सकते हैं। अब आते हैं अपने मेन सवाल पर, क्या यूनिवर्स में मौजूद सभी स्टार्स अपनी एक ही जगह पर स्टेबल हैं? अगर सीधे सीधे कहा जाए तो हमारे यूनिवर्स में कोई भी स्टार्स स्टेबल नहीं है और यह हमेशा मोशन में रहते हैं। अगर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद स्टार्स की बात की जाए तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद सभी तारे हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल के चारों ओर ऑर्बिट कर रहे हैं और हमारा सन भी इन्हीं सभी के साथ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल को ऑर्बिट कर रहा है और यह हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में सेंटर से सबसे दूर मौजूद स्टार्स में से एक है। इसलिए इसे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर का एक ऑर्बिट पूरा करने में अप्रोक्सीमेटली 225 से 250 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। पर अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने रिसर्च में ये पाया है कि ज्यादातर जो स्टार गैलेक्सी के सेंटर से सबसे ज्यादा दूर होते हैं उन्हीं पर जीवन की संभावना और हैबिटेबल प्लैनेट की संभावना सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि जितना आप गैलेक्सी के सेंटर के करीब होते हैं वहां पर उतनी ही ज्यादा परेशानियों का सामना स्टार्स और उनके प्लैनेट्स को करना पड़ता है। और वैज्ञानिकों के मुताबिक आप जितना गैलेक्सी के सेंटर के
करीब जाते हैं उतने ही स्टार्स की डेंसिटी बढ़ती जाती है, यानी यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरियों में कमी आती है, जिसके कारण गैलेक्सी के सेंटर के करीब मौजूद स्टार्स के ऑर्बिट में मौजूद प्लैनेट पर लगातार दूसरे स्टार्स और एस्टेरॉइड्स की टक्कर होती रहती है, जिसके कारण प्लैनेट्स पर लाइफ फॉर्म होकर एक इंटेलिजेंट लाइफ बनने तक ज्यादा समय नहीं मिल पाता और उससे पहले ही उनके प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों का कहना है कि गैलेक्सी के सेंटर के पास ज्यादातर जो स्टार्स मौजूद हैं उनका आकार भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जिसके कारण ऐसे स्टार्स की लाइफ भी बहुत कम होती है, यानी वह ज्यादा समय तक जी नहीं पाते और सुपरनोवा धमाके के बाद न्यूट्रॉन स्टार या फिर किसी ब्लैक होल में बदल जाते हैं, जिसके कारण उनके आसपास मौजूद ऑब्जेक्ट्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो स्टार्स गैलेक्सी के सेंटर के करीब होते हैं उनके पास किसी लाइफ फॉर्म को जन्म देने का बहुत ही कम समय होता है और ऐसे स्टार्स के आसपास मौजूद प्लैनेट्स पर भी ऐसे हैबिटेबल हालात नहीं बन पाते जिनसे वहां पर कोई लाइफ फॉर्म पैदा हो सके। पर इसके अलावा जो स्टार्स किसी गैलेक्सी के सेंटर से दूर मौजूद होते हैं, ऐसे स्टार्स को अपना ऑर्बिट पूरा करने में चाहे एक लंबा समय क्यों न लगे, पर ऐसे स्टार्स के आसपास दूसरे स्टार्स की डेंसिटी कम होती है, यानी ऐसे स्टार्स के आसपास मौजूद तारे दूर दूर मौजूद होते हैं और दूसरे करीब के सोलर सिस्टम्स के मुकाबले यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स की मात्रा भी कम होती है, यानी यहाँ पर प्लैनेट्स को एक अच्छा समय मिल पाता है लाइफ फॉर्म करने के लिए। वैसे ये सिर्फ एक मिथ माना जाता है क्योंकि अभी तक हम इंसान अपने आसपास के प्लैनेट्स पर कोई लाइफ फॉर्म नहीं खोज पाए हैं और ना ही हमारी रिसर्च में हमारे आसपास के स्टार्स पर कोई जीवन मिला है। इसके अलावा यूनिवर्स में ऐसे बहुत से छोटे स्टार्स भी मौजूद हैं जो अपने से बड़े स्टार्स को ऑर्बिट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पड़ोसी स्टार्स प्रोक्सिमा सेंटोरी भी एक बाइनरी स्टार सिस्टम है जिसमें 3 स्टार हैं जिनका नाम प्रोक्सिमा सेंटोरी, अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी है। इनमें प्रोक्सिमा सेंटोरी हमारे सूरज से सबसे करीब का तारा है जो हमसे करीब 4.7 लाइट ईयर्स दूर है और यह सभी भी बाकी सभी स्टार्स की तरह हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल को ऑर्बिट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो यूनिवर्स में मौजूद स्टार्स स्टेबल नहीं हैं, बल्कि वह भी किसी सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट की तरह अपनी गैलेक्सी में मौजूद सेंटर को ऑर्बिट करते रहते हैं और उनके लिए गैलेक्सी का सेंटर उसी तरह से है जैसे हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स और ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारा सन। अब सवाल आता है कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि तारे स्टेबल होते हैं। इसके कई रीजन हैं जिसके कारण लोगों को लगता है कि तारे स्थिर हैं और एक ही जगह पर रहते हैं, पर एस्ट्रोनॉट्स और जिसे एस्ट्रोनॉमी की समझ है वो इस बात को अच्छे से जानता है कि तारे स्थिर नहीं हैं बल्कि मूविंग हैं। लोगों को तारे स्टेबल इसलिए भी लगते हैं क्योंकि जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट मिशन या सैटेलाइट मिशन किए जाते हैं तो हम ज्यादातर प्लैनेट्स के बारे में ही बात करते हैं और उनकी ऑर्बिटल स्पीड और ऑर्बिट करने के बारे में ही सिर्फ बात की जाती है। और क्योंकि हमारा सन गैलेक्सी के सेंटर को ऑर्बिट करने के दौरान अपने साथ पूरे सोलर सिस्टम को ही रखता है, इसलिए हमें अपना कोई मिशन भेजने में इसकी ऑर्बिट को कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं होती। पर अगर सच्चाई में देखा जाए तो जिस तरह सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट सन को ऑर्बिट करते हैं उसी तरह सन भी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर को ऑर्बिट कर रहा है और अपने साथ पूरे सोलर सिस्टम को ऑर्बिट में घुमा रहा है। इसी कारण हम इसके ऑर्बिट करने के बारे में नहीं जान पाते क्योंकि हमारे सन के साथ हमारी पृथ्वी और हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सभी प्लैनेट्स और ऑब्जेक्ट्स भी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर को ऑर्बिट कर रहे हैं। अब कई सारे लोग सवाल पूछते हैं कि हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई। तो आपको बता दूं कि खुले आसमान में हमारी पृथ्वी से करीब 9000 से ज्यादा तारे देखे जा सकते हैं, जिनमें से कुछ तारे ही ज्यादा चमकदार होते हैं, पर ज्यादातर तारे नेकेड आई से देखना थोड़ा मुश्किल है। पर अगर आप किसी साफ एटमॉस्फेयर वाले एनवायरनमेंट से आसमान को रात के समय देख रहे हैं तो आप आसमान में करीब 5000 तारे आसानी से देख सकते हैं। चलिए तारों के बारे में कुछ ऐसी बातों को जानते हैं
जो हमें पता होनी चाहिए। नंबर 1, तारों में 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन, नियोन, 0.5% लोहा और अन्य तत्व पाए जाते हैं। नंबर 2, पूरे ब्रह्मांड में करोड़ों तारे हैं जो हमारे सूरज से छोटे हैं और कई तारे हैं जो हमारे सूरज से लाखों गुना बड़े हैं। जब हम आसमान में तारे देखते हैं तो उन तारों में हमें ज्यादा असमानता नहीं दिखाई देती है। कुछ तारे बड़े दिखाई देते हैं तो कुछ ज्यादा चमकीले दिखाई देते हैं। नंबर 3, इन स्टार्स को स्पेक्ट्रम के द्वारा विभाजित कर सकते हैं। किसी भी तारे से निकलने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम से उस तारे को ब्लू स्टार से रेड स्टार्स की रेंज में बांटा गया है। हमारा सूरज येलो स्टार्स में आता है। ब्लू स्टार्स आकार में बड़े और बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और बहुत ज्यादा चमकीले होते हैं। इनका तापमान 27,750 डिग्री या फिर इससे भी ज्यादा होता है। इसके बाद येलो स्टार्स हैं जिनमें हमारा सूरज आता है, जिनका तापमान 6000 डिग्री के करीब होता है। रेड स्टार्स थोड़े ठंडे होते हैं और इनका तापमान 1650 डिग्री के आसपास होता है। इसलिए एक तारा दूसरे तारे से ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। नंबर 4, ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं और यह सब प्रकाश के स्रोत हैं। जैसे हमारा सूरज प्रकाश का स्रोत है, इन तारों में हाइड्रोजन गैस है जो लगातार जल रही है। हाइड्रोजन के जलने के कारण हीलियम गैस बनती है और इस क्रिया से ऊर्जा निकलती है जो तारे में प्रकाश का कारण है। नंबर 5, तारों में पाई जाने वाली गैसें काफी ज्यादा गर्म होती हैं, जिसकी वजह से इनके पार्टिकल्स काफी ज्यादा दूर दूर होते हैं। इसका कारण इन गैसों के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल होते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स हल्के हैं तो गैस पतली होगी और अगर मॉलिक्यूल्स भारी हैं तो गैस भी भारी होगी। तारों में कई सारी अलग अलग गैसों के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम आदि, और इनकी वजह से तारे चमकते रहते हैं। नंबर 6, कुछ तारे थोड़े ठंडे भी होते हैं क्योंकि इनका सब्सटेंस यानी पदार्थ लिक्विड रूप में होता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लोहा पिघलने के बाद होता है। इन्हीं में से ऐसे तारे होते हैं जिनके अंदर मौजूद पदार्थ की डेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और ऐसे तारों को डेड स्टार कहा जाता है। ये सुपरनोवा के बाद का फेज होता है। नंबर 7, तारों के बारे में इस जानकारी को एस्ट्रोनॉमर्स एक उपकरण के द्वारा निकालते हैं जिसका नाम स्पेक्ट्रोस्कोप है। स्पेक्ट्रोस्कोप तारों के द्वारा निकले गए प्रकाश का अध्ययन करते हैं और मालूम करते हैं कि तारा कौन सा पदार्थ रखता है और यह कितना गर्म है। नंबर 8, तारों का कलर अलग अलग होता है, जैसे व्हाइट, ब्लू, येलो, रेड। यह कलर बताते हैं कि तारे में कौन सा केमिकल एलिमेंट है। नंबर 9, तारों से आने वाली रोशनी जिसे हम टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं, लाखों साल बाद पृथ्वी पर पहुंचती है। तो ये थे तारों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।